प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मनदा, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच एक बहुत स्वर्णिम युग संगीत का जो रहा उसको शेयर करने के लिए आप हमारे बीच हैं। करीब करीब 3 पीढ़ियाँ हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत में पार्श्व गायन और गायन को सुनते हुए जवान हुई और उनकी यादों में आपके गाने ताज़ा हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि न्यू थिएटर्स, जिसको इस बात का श्रेय जाता है कि उसने फिल्मों में पार्श्व गायन की शुरुआत की, आपके चचा जिनको आप बड़े ही सम्मान के साथ याद करते हैं, केसी रे साहब उन पायनियर्स में से थे जिन्होंने फिल्म म्यूज़िक में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। और ये बात फिल्मों में मूक दौर के ख़त्म होते ही 3 साल के अंदर अंदर शुरू हो जाती है। हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो बदलता हुआ दौर आपकी नज़रों के सामने से गुज़रा और गुज़र रहा है, इन सब पर ख़ास तौर पर अपने चाचा केसी डे को केंद्र में रखते हुए कि वो कौन सी स्थितियाँ थीं जिनमें प्लेबैक सिंगिंग की ज़रूरत पड़ी। मुझे याद है जब मैं चाचा जी के साथ स्टूडियो में जाया करता था, वो गाने की पिक्चराइजेशन जिस ढंग से किया जाता था उन दिनों में बड़ा पेनफुल मामला था। यानी कानन देवी taking a bath in a pond and singing, and the cameraman in knee-deep water with the camera and all that, he was waiting to picturize that thing, And supposing she made a movement, the camera is to move like this and all that, To think of those things now, it is really nightmarish. Playback singing, and those days, mind you, as I said, Kananda was singing, it was recorded there. Kananda was singing and sound recording was being done by, say, I have in particular one song I'm talking about, which was recorded by Mukulda, who was Nitin Bose's younger brother, Mukulda. And those days, supposing I remember those days, and we come back to the जिस ढंग से आज किया जाता है ना, वो लगता था कि वो एकदम अनबिलीवेबल, वो कैसे होता, क्यों होता था, ये वो मुझे तो ठीक नहीं लगता था। बट देन आज के कंपेयरिंग थिंग्स फ्रॉम टुडे, वो कैसे होता था वो आज वो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बट प्लेबैक सिंगिंग मैं कहूँगा इट्स बिकॉज आवर फिल्म्स, गाने वगैरह तो होते ही नहीं हैं फिल्म्स, तो गाने के लिए एक फिल्म में 8 गाने होते थे उन दिनों में, और 8 गाने अगर उस ढंग से पिक्चराइज किया जाता तो कैसा लगता। इसलिए जो डेवलपमेंट हो गया, जो प्लेबैक सिंगिंग, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन धूप छाँव, एज यू सेड, बाय नितिन बोस, एंड म्यूजिक डायरेक्टर वाज R.C. Paral, and my uncle sang, and I think Pahadida was there. Yes. Everything has changed for the better. That's a fact. That's 100% fact. But आज के ज़माने में जो कुछ हो रहा है ना, वो ये ज़्यादा हो गया इस ढंग से, it has become too mechanical. According to me, लगता है कि वो जो सोल इज़ मिसिंग इन टुडेज वर्किंग प्रोसेस। आज के ज़माने पर आते हैं हम एक बार फिर से वापस। आपके चचा केसी डे और आपने R.C. बराल का नाम लिया, तिमिर बरन भी उसी ज़माने में हैं, पंकज मलिक हैं, और B.N. सरकार जिनके बारे में ये कहते हैं कि वो कलाकारों को बहुत ही सम्मान देते थे, वो गीतकार हों, ऐसे आदमी मैंने तो देखा नहीं, जिंदगी में देखा नहीं। हम चाहेंगे कि उस दौर के ये जो वो सिर्फ नाम नहीं है जिनका फिल्म संगीत और फिल्म इतिहास में सिर्फ जिक्र होगा, बल्कि वो जीते जागते हाड़ मास के लोग हैं, और वो आज के कट एंड ड्राइड लोगों से बिल्कुल अलग हैं। वो कैसे हैं
ख़ास तौर पर अगर आप याद करें कि शंकरराव व्यास के साथ आपका बहुत लंबा एसोसिएशन रहा, बाद में एस.डी. बर्मन तक, बीच में H.P. दास, हरिप्रसन्न दास का नाम भी आप अक्सर लेते हैं। ये सब लोग, ये कैसे लोग थे? ये बहुत वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के लोग बताए जाते हैं कि वो एक ही काम नहीं कर रहे होते हैं। वो सिर्फ म्यूज़िक बना रहे हैं तो सिर्फ म्यूज़िक नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो एक इंसान के बतौर भी इतने बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं ये हमसे जानना। ये तो मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में जिन लोग काम कर रहे हैं ना, उनके साथ अगर कंपेयर करें आप, ये आई डोंट थिंक इट विल बी द नाइस थिंग टू डू, बिकॉज द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स इज हैज चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। द होल थिंग हैज चेंज्ड। आज के ज़माने के जो काम करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर बोलिए, राइटर बोलिए, म्यूज़िक डायरेक्टर बोलिए या सिंगर्स बोलिए, जिस ढंग से काम करते हैं उस ढंग से काम कराया जाता है, इसलिए करते हैं। वो पहले ज़माने के, मुझे याद है साइकिल साहब गा रहे थे, मैं क्या जानूँ क्या जादू है, वो गाने वो पंकज मल्लिक ने बनाया। वो 1 महीने रिहर्सल करने के बाद गाना रिकॉर्डिंग हुआ। रिकॉर्डिंग करने के बाद गाना ठीक नहीं हुआ, फिर वो फेंक दिया गया, फिर तो दोबारा। ये उस ज़माने का था, बिकॉज आज के ज़माने में जैसे हमारे आज के जो सिंगर्स हैं, उनसे डेट लेने के लिए उसके पीछे घूमना पड़ता है। भाई डेट दीजिए, कब रिकॉर्डिंग करेंगे। वो डेट उठ नहीं हो तो एक मरतबा टेलीफोन उठा कर तो मैसेंजर बॉय जाकर बोला कि भाई म्यूज़िक डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। तो हम नहीं, दूसरे लोग जो लोग गाने वाले थे सब चले जाते थे, और फॉर डेज टुगेदर दे यूज्ड टू रिहर्स एंड वर्क ऑन इट। इसी ये जो प्रोसेस, होल प्रोसेस इज चेंज। आज के ज़माने के जो काम करने वाले उनसे कुछ कम नहीं है। तो तब क्या, जैसे अब गाने का एक गाने का बर्थ कैसे होता था कि म्यूज़िक डायरेक्टर, जब डायरेक्टर उनसे कहते थे कि ये सिचुएशन है, इसमें गाना फिट करना है। पहली बात तो डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द टीम। उन्होंने ठीक किया कि भाई इधर गाना डालना है, तो ही इज टू कॉल द म्यूज़िक डायरेक्टर, भाई आइए आप, हम लोग डिस्कस करेंगे सिचुएशन, किस ढंग से क्या करना है। तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर सम सजेशंस, इट इज़ टू बी टेकन। इफ द डायरेक्टर थॉट दैट इट वाज पर्टिनेंट, दैट काइंड ऑफ सजेशन, ही इज टू एक्सेप्ट इट एंड देन कॉल द लिरिसिस्ट। मधुर साहब को बुला लिया, नहीं तो शैलेंद्र को बुला लिया, नहीं तो साहिर साहब को बुला लिया गाना लिखने के लिए। गाना लिखा गया, धुन बनाई गई, वो सब कुछ हो गया। उसके बाद the way a song was made, you know, the artist, singing artist is to be chosen that way. ये गाना कौन गा सकता है, ये रफ़ी गाएगा, अच्छा है, तो रफ़ी को बुलाते थे। तो फिर रफ़ी को रिहर्सल कराते थे। अगर नौशाद साहब हो तो 4 दिन 5 दिन से कम तो वो रिहर्सल करते ही नहीं थे कभी। आज के म्यूज़िक डायरेक्टर तो रिहर्सल ही करते नहीं हैं, वो सेट पे जाकर सब कुछ करते हैं। आपने नौशाद साहब की बात की, उस टाइम के जो बाकी भी स्टॉलवर्ड्स थे, हर किसी का काम करने का ढंग अलग था। मुझे याद है वो मदर इंडिया में जब हम लोग गा रहे थे, मैं, रफ़ी, आशा और कोरस बॉयज़ और दुख भरे दिन भी तेरे भैया, नौशाद साहब उनके घर पे आशियाने में बुलाया, हम सबको चले गए। हम लोग गाना लिखा, गाने की धुन बनाए उन्होंने, जो बताया उन्होंने, हम लोग सीख लिए। फिर रिहर्सल जब 2 घंटे के बाद बोला, अच्छा कल कितने बजे? बोले कल शाम को। ठीक है, सब मान लिया, बोले हाँ शाम को चले आएंगे। फिर दोबारा चले गए हम लोग, शाम को रिहर्सल किया। फिर नौशाद साहब बोले अच्छा कल कितने बजे फिर से? तो रफ़ी ने बोला कि कल तो मैं नहीं आ सकूँगा, रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग है तो कब करेंगे आप? परसों? हाँ परसों अगर आप दोपहर को कर सकते हैं तो ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि मन्ना साहब आप क्या बोल रहे हैं? आशा भाई आप क्या बोल रही है? अगर नहीं सब इकट्ठे न मिले तो नौशाद साहब टेक करने के लिए कभी नहीं जाते थे। वो ही वुड बी सेटिस्फाइड विद द एंड रिजल्ट ऑफ द रिहर्सल्स, देन ओनली म्यूजिशियंस के साथ रिहर्सल करेंगे। वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन ही वाज, एंड ही वाज अ परफेक्शनिस्ट। नौशाद साहब जैसा काम करना आजकल तो इट्स लाइक वाइल्डेस्ट ड्रीम। पर उनकी कॉम्पोजिशंस में भी एक उनकी कॉम्पोजिशन बन गई, दैट वाज इट। वो उसमें चेंज नहीं होने देते थे। नहीं, चेंज वगैरह जो कुछ करना है वो डायरेक्टर के साथ बैठ के सब कुछ करा के बाद में जब हम रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते उधर कुछ कोई बोल नहीं सकता कुछ।
लेकिन जैसे कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आपका एसोसिएशन रहा है, उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन पर they would allow you to improvise whatever is to be done it is to be done before we went on the set for recordings. No improvisation. हाँ, जैसे कि मैंने जब गाया वो मैं और किशोर, वो गाना improvisation, it was all improvisations. But then Pancham was that he used to believe strongly in improvisations. वो जब तक ना वो सब मिल के हम लोग इकट्ठे मिल के सब एक चीज़ खड़ा करते भाई ये होना है, तब तक रिकॉर्डिंग नहीं होता था. लेकिन किशोर ऐसा था, इट वाज हिज थिंकिंग वाज अनप्रेडिक्टेबल. वो जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा 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 टेढ़ा, मैंने टेढ़ा बोला. वो रिकॉर्डिंग में किशोर फिर गाना शुरू करता है, लेकिन गाना शुरू करने से पहले वो चिल्ला है अरे टेढ़े सीधे हो जा रहे. ये तब कट हो गया. बोले ये किशोर दा क्या किया आपने, भाई इट वाज नॉट इन द फॉर्मेट. बोले क्या हुआ यार, दिमाग में आया मैं बोल दिया, बना था बोलते थे टेढ़े टेढ़े टेढ़े, मैं बोला सीधे हो जा रहे. ये बोला. फिर पंचम ने बोला ये बहुत अच्छा लगा. फिर उसको वी यूज्ड टू डेफिनेटली इम्प्रोवाइज ऑन दैट, take half an hour to make the things and then go in for recording, and that was a good addition for the song. That's how it is to be done. But then it was all in good fun, and I remember the recording we started in Film Center in the morning at 10 o'clock. It went up to 9 o'clock in the evening. The whole day we took to record that song, and that was a runaway success. It was. And it paid for our hard work, yes. मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो दौर है उसमें ज़्यादातर लोग आपके कॉन्टेम्प्रेरी सिंगर्स ही, और आपसे पहले के तो ये उसमें होता ही था कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको खुद गाना भी होगा. बाद में जो आए बेशक वो प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, लेकिन वो एस्पायरिंग एक्टर्स भी थे. तलत महमूद ने फिल्मों में काम किया, रफ़ी साहब ने भी काम किया, मुकेश ने भी काम किया, किशोर साहब तो बहुत अच्छे एक्टर थे ही. आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कभी एक्टिंग करने का ये एक्टिंग मैं क्या करूँ साहब, ये एक्टिंग नहीं. बट देन नाना पाटेकर, नाना जो है ना नाना पाटेकर, उन्होंने जब वो पिक्चर बनाई क्या नाम, प्रहार में एक गाना था वो, तब मैं गाना बंद कर दिया था. आई वॉज सिक ऑफ गोइंग ऑन द सेट एंड बैठे रहे भाई. अभी गाना तक मेरे पास नहीं. बोले गाना क्या, बोले अभी गाना आ रहा है. कहाँ भाई, आनंद बख्शी आया नहीं, अभी तो अंतरे लेके आते. मुखड़ा सिखा दिया मुझे अंतरे. वी आर ऑल वेटिंग फॉर अंतरा टू कम राइट ऑन द सेट. एंड देन फाइनली आई टुक द स्टैंड बिफोर द माइक्रोफोन आफ्टर 5 o'clock इन द इवनिंग टू सिंग द सॉन्ग. गाना जब हो गया तो नाना ने बहुत खुश हो गया. बोले दादा गाना तो आपने कर दिया, लेकिन इसकी जो पिक्चराइजेशन आप ही को करना पड़ेगा. उन्होंने क्या पागलपन है यार, हम कैसे पिक्चराइजेशन. बोले नहीं ये आपको करना ही पड़ेगा. अब देखेंगे, ये तो बाद में होगा ना, बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे. फिर वो आ गए घर पे. हम तो जूस की में रहते थे. वो आ गए, आकर बैठे रहे. मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था. उन्होंने बोला क्या भाई क्या बात क्या है नाना जी. बोले डेट चाहिए आपसे. क्यों. बोले वो जो पिक्चराइजेशन करना है. मतलब पागलपन है यार, मैं कभी कर नहीं सकता हूँ. बट देन लक्ष्मी का प्यारा, लक्ष्मी भी टेलीफोन करके बोला दादा कर दीजिए ना. मतलब क्या करूँ यार, मुझसे होगा नहीं. आई एम सो वुड इन दैट वे. आई एम completely fresh out there. I can never do that. So I suggested Abhi's name, Abhi Bhattacharya. He was a good friend. Then Alana went and got it done by him. Something like that. Not me. प्रहार में जब रिकॉर्डिंग हुई तब तक ट्रैक्स जो ले किए जाते हैं, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से गाना आपने गाया. हाँ. तो डिड यू एंजॉय द प्रोसेस? करना ही पड़ता था. That was the in thing. That was the in thing. Everybody used to do it. Everybody had to sing like that. वो कान में हेडफोन लगा के हम लोग गाते थे. That's all. वो तो करना ही पड़ता है. पर उसमें आपको कुछ ऐसे नहीं लगा कि ये जो अब जो टेक्निक है नहीं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. कोई आपको कुछ फर्क पड़ता. It becomes more mechanical. That's what it is. It becomes rather mechanical. जिसको अनिल विश्वास दादा कहते हैं कि
जो यूनिवर्सल अपील थी फिल्मी गानों की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। कि आपने कहा कि मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार किया जाने। आज कहा कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, बुध को मेरी नींद गई और गुरुवार को चैन। तो वो कहते हैं कि जब दो एक्टर एक्ट्रेसेस जब बात कर रहे होते हैं, देखने वाला उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहा था उस ज़माने में, तो कई बार उसका दर्द अपना दर्द हो जाता था। और आज वो एक स्पेसिफिक एक्टर और एक्ट्रेस के बीच का डायलॉग है, ना कि गाना। इस तरह से वो उस यूनिवर्सल अपील के खोते जाने की hasn't the world changed that way? वो जो आज की मांग है, वो समय बड़ा बलवान होता है साहब। समय के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। अब हाउ कैन यू sort of carry on that kind of romancing for months and years together and then think of getting married and all that? वो ज़माना ही गया। Today is a jet age, everything is done at jet speed. उस ज़माने की बात करें तो दादा, वन मेजर इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, स्पेशली व्हेन यू बिकेम अ प्लेबैक सिंगर, वाज एस.डी. बर्मन साहब। No. My God, no. As he said in the beginning, you see, शंकरराव व्यास जो थे ना, राम राज्य में म्यूज़िक दे रहे थे। वो हमारे घर तक चाचा जी थे बम्बई में। चाचा जी had come to Bombay for doing music and acting in movies, and I had come with my uncle in 1943 after my graduation. See. Then एक दिन शाम को ये शंकरराव व्यास और विजय भट्ट जो डायरेक्टर ऑफ रामराज, एंड उनके बड़े भाई शंकर भट्ट, वो तीनों आ गए मेरे घर पे चाचा जी से मिलने के लिए। तो हम लोग बैठे, तो चाचा जी बोले कहिए कैसे आना हुआ। बोले दे साहब, ये हम लोग एक पिक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है रामराज्य, उसमें वाल्मीकि के रोल कर रहे हैं, उनके गाने आपसे प्लेबैक कराएंगे हम। चाचा जी बोला हम तो प्लेबैक नहीं करते, अगर मैं रोल किया तो मैं गा सकता हूँ, नहीं तो नहीं। वी वांट अ स्टेंटोरियन वॉइस लाइक योर्स, जरा ओपन थ्रोटेड सिंगिंग करेंगे। कौन है? बोले ये कैसे मैं ये सजेस्ट करूँ आपको? व्हाई डोंट यू ट्राई माय नेव्यू? बोले वेयर इज ही? बोले ये तो बाजू में बैठे हैं। बोले ये तो बच्चा है, वो कैसे गाएगी वाल्मीकि के गाने? बोले गवा के तो देखिए इनसे। सो आई वॉज आस्क्ड टू गो टू प्रकाश स्टूडियोज द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड आई वेंट देयर। आई वॉज गिवन द सॉन्ग, and I remember the first song I said, गई तू गई सीता सती, तेरी अमर भावना अमर रही. This is the song. And when I learned the song, and I took a stand before the microphone, sang it, that Tikam Bhai was the sound recordist. वो आकर बोला भाई कमाल करते हैं, आप तो बच्चे हैं लेकिन आपकी आवाज़ क्या है? हम ठीक है भाई। आपने रामराज्य की बात की तो हमें याद आया कि 1943 की रामराज्य वो पहली फिल्म है जो गांधी जी ने देखी, उसके बाद उन्होंने कोई और दूसरी फिल्म नहीं देखी। I saw that movie 3-4 times. What a beautiful movie. Beautiful. Premadeep did the role of Ram. उमाकांत जी, लक्ष्मण, शोभना समर्थ, सीता. What a beautiful movie it was. आपको कुछ याद आता है कि गांधी जी ने जो वो फिल्म देखी, कुछ ऐसा अनुभव जो कि आपकी मुलाकात कभी गांधी जी से हुई हो, या वो अनुभव कि गांधी जी देख रहे हैं आपकी फिल्म, आपको कैसा लगा? Oh my God, it's thrilling. It's thrilling, definitely. This is the first time I heard it from you. But did you get a chance to meet Gandhi ji? I think in one of the meets somewhere, I sang that Ekla Chalo Re, that song. The other day I was watching this Gandhi by Attenborough, and the Ben Kingsley was doing the role. What a beautiful way he did it. What a beautiful movie. Oof. He's captured the essence of the Mahatma. It's terrific. दादा देखिए, जैसे अनिल दा भी कहते हैं, हम लोगों ने क्या किया, जिस एक चीज़ को का श्रेय वो कहते हैं कि हम लोग ले सकते हैं, ये जो क्लासिकल को पॉपुलर बनाना, उसकी रीच बढ़ाना। आपसे ज़रूर एस डी बर्मन के बारे में जानना चाहेंगे कि अगर कुछ खास। मैं जानता हूँ बर्मन साहब को तब से, जब मैं आई टू मूव अबाउट इन शॉर्ट्स, चाचा जी के पास आते थे गाने सीखने के लिए। ही वॉज माई अंकल्स डिसाइपल। 9 Madan Ghosh was the place where my Chacha ji was born. I was born there also.
And Burman Sahib used to come to learn from Chachaji in that house. Now, he was a graduate, first of all, graduate of 1930s. Education had some other meaning those days. And then he was a very good tennis player. And he had great sense of humor. And he was a lover of sports. All the things, good things in him, you know, I sort of idolized him as the ideal person in life, you know. And he used to sing differently. उन नाक से जो गाते थे ना बर्मन साहब, देरे से जाना बगिया, जो उनके गाने का तरीका है ना, it was so different than my uncle singing or Pankaj Malik singing or anybody singing. He stood out as a different person, and I remember in my college life, I used to sing his songs. You used to also emulate the nasal tone. Yeah, and there my uncle told me, it's all right, you sing Sachin's songs. Sachin Dev Burman, na? Uncle used to call him Sachin. Sachin's songs, it's all right. But why do you have to imitate his nasal tone? I said, I don't know, it has something, it attracts me. No, you don't have to copy him. You sing his songs, you sing the way he sings, but not the nasal part. But there, I would say, Sachinda was a different kind of an artist, you know. And the way he used to sing his Bengali songs, it was so different. Though he was my uncle's disciple, he used to sing differently than my uncle's style. And he became very popular in Calcutta. Finally, when I came to Bombay with my uncle in 43, I was not a singer then. I was only trying to learn the musical, these things, you know, how to become a music director. That was what my uncle wanted, that I should be good in music direction and all that. But then I insisted on my learning classical music from ustads like Aman Ali Khan Sahab and Abdul Rahman Khan Sahab. And Chachaji also encouraged me doing that. That's why I started learning from them. And at the same time, I used to go to the studios and learn the nitty-gritties of music direction. Burman Sahab came, but that is the time when I used to assist Anil Da and Khemchand Prakash and Hariprasad Das, H.P. Das. And Burman Sahab came after that. He was brought to Bombay by Shashidhar Mukherjee, our Kajal's grandfather. He brought Burman Sahab, and I was chosen to assist him.